अच्छा जी, अब चलते हैं तीसरी सेंचुरी की, दूसरी सेंचुरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं सेंचुरी ऑफ ताबईन। सही जी। सेंचुरी ऑफ ताबईन यानी 92 एज से लेकर 200 एज तक, ये तकरीबन बनते हैं 108 साल। ये बात जरा समझो कि अभी तक सेंचुरी ऑफ सहाबा के अंदर मैंने क्या बताया था, सहाबा दे वर दे हैड द फर्स्ट हैंड नॉलेज फ्रॉम द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे देमसेल्व्स वर द फर्स्ट हैंड सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द कंपेन फॉर देयर स्टूडेंट्स, कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें सीख रखी हैं। लेकिन अब सहाबा दुनिया से चले गए। सही जी, अब सहाबा दुनिया से चले गए। अब मसला क्या हुआ, हदीसें, सहाबा तो चले गए, अगर अब हदीसें सिर्फ मेमोरी में रह गई लोगों की, तो फिर शायद हो सकता है कि हदीसें भी, जिस तरह कुरान के कंपाइलेशन के वक्त हजरत उमर ने खतरा सेंस किया था कि आहिस्ता आहिस्ता कंपेनियंस दुनिया से चले गए तो फिर शायद कुरान डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो कुछ खतरा यहां पे महसूस होने लगा कि ऐसा ही कुछ होगा कि भाई सहाबा दुनिया से जब फौत हो गए तो ऐसे केस में हदीसें भी दुनिया से चली जाएंगी और लोग बहुत अरसे बाद हदीसों को भूल जाएंगे, जो कि सेकेंडरी, अपना जो कि सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है हदीस। तो हदीस की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा थी। पहली मर्तबा इस सेंचुरी के अंदर गवर्नमेंट ने हदीसों की कंपाइलेशन में इंटरवीन किया, जैसे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम्स के अंदर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और कुरान को किताब की शक्ल में कंपाइल करवाया। ये वो टाइम था जब पहली मर्तबा गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और हदीसों को कंपाइल करवाया। क्या हुआ इस सेंचुरी में? ये पीरियड है उमैय्यद्स का पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा? उमैय्यद्स का पीरियड। उमैय्यद्स कौन है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के लोग हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कैलिफेट से, इनके जमाने से इनका और हजरत अली के दरमियान फड्डा शुरू हो गया। बाद में मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत कायम हो गई, फिर उनकी नस्ल में से ये सारे के सारे हुक्मरान आए हैं। लेकिन इन उमैय्यद्स में से एक साहब हैं जिनके पीरियड को आप सहाबा के पीरियड से कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ 3 साल का टेन्योर है उन साहब का, सिर्फ 3 साल का टेन्योर। लेकिन उन्होंने जो इन 3 सालों में काम किया है वो बिल्कुल पैरेलल है खिलाफत राशिदा के। उन साहब का नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। इनका टेन्योर 99 एज पे शुरू हो रहा है और 101 पे इनको जहर देके कत्ल कर दिया गया। टोटल 3 साल, 99, 100, 101, दैट्स इट। 3 साल में इनको मार दिया। लेकिन इन 3 सालों को आज तक लोग मिसाल के तौर पर याद करते हैं कि यार ये जो 3 साल थे ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, दे आर पैरेलल टू व्हाट सहाबा डिड इन देयर टाइम्स। इतने जबरदस्त ये 3 साल हैं। इन 3 सालों में उमर बिन अब्दुल अजीज रजी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा इंटरवीन किया इस मामले के अंदर कि किताबों की शक्ल में हदीसों को कंपाइल करना जरूरी है। इस पर्पस के लिए उन्होंने मरवान, जो कि गवर्नर ऑफ मक्का थे, उनको एक लेटर लिखा। सॉरी, गवर्नर ऑफ मदीना, मक्का नहीं, गवर्नर ऑफ मदीना को एक लेटर लिखा कि भैया आपके पास एक आलिम मौजूद है, उनका नाम है इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है उनका? इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम ज़ुहरी इंतहाई नफीस आदमी थे, बहुत जबरदस्त। इनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना तो शिया बोलते हैं ये अहले सुन्नत थे, अहले सुन्नत बोलते हैं शिया थे। बहुत अजीब से पर्सनैलिटी है, लेकिन बहुत जबरदस्त आदमी थे ये इमाम ज़ुहरी। इनको हदीसों के ऊपर बहुत कमांड हासिल थी। उस जमाने के बड़े उलमा में से एक थे इमाम ज़ुहरी। ठीक है जी। आपके पास, उन्होंने लेटर लिखा, आपके पास इमाम ज़ुहरी मौजूद है, इनको काम में लाओ। मदीना के अंदर जिसके पास जितनी जितनी हदीसें कलेक्टेड हैं या हदीसें याद हैं या रिटन फॉर्म में मौजूद हैं, उनको इकट्ठा करो और इन सब को डेमेस्कस भिजवाओ। डेमेस्कस सीरियन यानी उमैय्यद के टाइम के अंदर मुस्लिम एम्पायर का कैपिटल बन चुका था डेमेस्कस, क्योंकि सीरिया, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक सीरिया से था ना, यानी उनकी हुकूमत सीरिया में कायम हुई थी। तो सीरिया के अंदर डेमेस्कस वहां का कैपिटल था, जो कि आज भी कैपिटल है सीरिया का। तो इसी निस्बत से सीरिया उस जमाने में मुस्लिम एम्पायर का कैपिटल डेमेस्कस उस जमाने में मुस्लिम एम्पायर का कैपिटल बन चुका था। तो उन्होंने क्या कहा, इमाम ज़ुहरी को यह टास्क दो कि सारी की सारी हदीसें रिटन फॉर्म में है, लोगों को याद है कैसे भी है, उन सबको इकट्ठा करो और उनको डेमेस्कस भिजवाओ। हम उनको किताब की शक्ल में कंपाइल करेंगे ताकि ये हदीसें प्रिजर्व हो जाएं। अगर ये हदीसें प्रिजर्व नहीं हुई तो लोग तो फौत होते रहेंगे। लोग तो भाई, डेथ तो एक नेचर का फिनोमिना है ना।
हर एक ने दुनिया से जाना है, तो हदीसें प्रिजर्व नहीं हो पाएंगी। और हदीसें प्रिजर्व नहीं हुई तो हमारे पास आगे जाके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी आज के जमाने में आप देखते हो कितनी कंट्रोवर्सीज हैं हदीसों से रिलेटेड, शरिया लॉ से रिलेटेड कितनी कंट्रोवर्सीज हैं। सिर्फ 5% के फर्क से मसलक बन जाता है अलग, और एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं लोग। तो सोचो अगर हदीसें होती ही नहीं तो क्या होता। वही मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी थी, मलिर के अंदर एंट्री लेने के लिए पहले हमें अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता एयरपोर्ट के बाद से, और बताना पड़ता भाई मैं ये वाले सेक्ट से ताल्लुक रखता हूं। फड्डे होते लोगों में आपस में अगर हदीसें होती नहीं तो। ऑलरेडी जो हदीसें मौजूद हैं उनके होते हुए इतने फड्डे हैं, तो अगर जीरो होती तो फिर क्या होता। सही जी। तो इस काम के लिए उन्होंने इमाम जोहरी को एक टास्क दिया। क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट टाइम कंपाइलिंग हदीस वाज मेनली डन बाय इंडिविजुअल्स। उमर बिन अब्दुल अजीज बिकेम अ रूलर इन 99 AH and he did something important. He wrote a letter to governor of Medina asking him, गवर्नर ऑफ मदीना का नाम क्या है, मरवान, मैंने बताया, ठीक है जी। आस्किंग हिम टू गैदर द स्कॉलर्स ऑफ मदीना, मदीना के सारे स्कॉलर्स को इकट्ठा करो। उमर बिन अब्दुल अजीज वांटेड देम टू वर्क टुगेदर एंड कलेक्ट द हदीस। सबके सब मिलके सारे उलमा काम करेंगे और हदीसों को कलेक्ट करेंगे। ये टास्क दिया मरवान ने किसको, इमाम जोहरी को। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इन मदीना वाज इमाम जोहरी। विद द हेल्प ऑफ अदर नरेटर्स ही कलेक्टेड मेनी बुक्स ऑफ हदीस। आफ्टर दैट दीज बुक्स वर सेंट टू डेमेस्कस। ये सारी की सारी किताबों को डेमेस्कस भिजवाया गया, जहां पे इनकी कॉपीज बनवाई गई। डेमेस्कस में क्या करेंगे इन किताबों का, डेमेस्कस के अंदर पब्लिकेशंस मौजूद थी जो उस जमाने के हिसाब से इनकी कॉपीज बनाती थी। टन्स के हिसाब से यहां से बुक्स भिजवाई गई, जिनकी कॉपीज बनवा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, ताकि लोगों को हदीसों का इल्म भी हो, लोगों को पता चले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या हैं। ठीक है जी। दे वर केयरफुली कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑल ओवर द इस्लामिक वर्ल्ड। ये तो हो गया गवर्नमेंट लेवल का काम। क्या गवर्नमेंट ने क्या काम किया इस जमाने में भाई, किताबों, गवर्नर ऑफ मदीना को लेटर लिखा, कहा हदीसों को कलेक्ट करो, डेमेस्कस भिजवाओ, हम उसकी कॉपीज बनाएंगे। हदीसें कलेक्ट करके डेमेस्कस भिजवाई गई, उसकी कॉपीज बनवाई गई, और वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई पूरी मुस्लिम एम्पायर के अंदर। जिस तरीके से हजरत उस्मान के जमाने में हुआ था। हजरत उस्मान के जमाने में याद है क्या हुआ था, कि किताब, जो कुरान का जो डायलेक्ट था, कुरैशी डायलेक्ट, कुरैश के डायलेक्ट की कॉपीज बनवाकर डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई, ताकि सबके सब एक ही कुरान पर आ जाए। अच्छा जी। लेकिन इस पीरियड के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे भी मुख्तलिफ काम होते रहे। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या क्या काम हुए, बिसाइड्स इमाम जोहरी देयर वर मेनी अदर स्कॉलर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस इरा। इस इरा के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो कौन कौन है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक। जो आपके चार इमाम है ना, उसमें तीन इस जमाने में मौजूद है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। इस जमाने में मौजूद है, इस सेंचुरी में मौजूद है। अच्छा सर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या काम होता रहा। दिस पीरियड इज मेजरली नोन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस। हदीसों की ट्रांसलेशन, हदीसों की तशरीह, हदीसों की अंडरस्टैंडिंग। दिस पीरियड इज नोन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द हदीस। ज्यादातर इस पीरियड के अंदर उलमा ने हदीसों को सिर्फ कंपाइल नहीं किया, अब उलमा ने हदीसों पर तहकीक करना शुरू की कि इस हदीस का मतलब क्या है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हदीस कही गई। इस हदीस की को अपने अपने हिसाब से परसीव किया और लोगों को बताया कि इस हदीस पर ऐसे ऐसे अमल करना है। तीन स्कूल ऑफ थॉट्स उस जमाने में क्रिएट हुए, इमाम हनफी स्कूल ऑफ थॉट, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट, हम्बली स्कूल ऑफ थॉट इस जमाने में क्रिएट हुए। दिस पीरियड इज नोन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस। ये बात जहन में रख लो। सही है जी, ये बात समझ में आ गई बेटा। गवर्नमेंट लेवल पे क्या काम हुआ, कंपाइलेशन ऑफ हदीस। इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द हदीस। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम है। हसन बसरी, इन्होंने हदीसों के ऊपर काम बहुत किया। उर्वा बिन जुबैर, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, सुफियान सूरी, सुफियान बिन उइना, अहमद बिन हंबल। इसमें से तीन के तो नाम आपको वैसे याद रह जाएंगे, इमाम मालिक, हनीफा और अहमद बिन हंबल तो आपको याद रहेंगे। हसन बसरी बहुत मशहूर है, ये चार नाम याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। हसन बसरी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम
अहमद बिन हंबल। ये चार के नाम भी याद कर लिया आपने कि ये उस जमाने के इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हदीसों की इंटरप्रिटेशन के ऊपर काम किया। हदीसों की इंटरप्रिटेशन, हदीसों की इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? तशरीह, हदीसों की तशरीह बयान की इन्होंने लोगों को, कि हदीस का मतलब क्या है, हदीस एक्चुअली हमसे चाहती क्या है, हम क्या करें इस हदीस को लेकर। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस। सही जी। अब आते हैं फाइनली सेंचुरी ऑफ तबा ताबईन पर। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरी एज फार एज द कंपाइलेशन ऑफ हदीस इज कंसर्न। देखो, इस सेंचुरी में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं भाई, जरा सा पे अटेंशन। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का असल गेम यहां से शुरू हो रहा है। जो सवालात है ना वो यहां से शुरू होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा आज तक उसका कभी सवाल नहीं आया, यहां से असल गेम शुरू हो रहा है इस चैप्टर का। जरा तो इसलिए जरा सा अपने दिमाग की खिड़कियां दोबारा से खोल लें। ये अभी वो पीरियड है, मैंने क्या बताया कौन सा टाइम है, 201 से लेकर 300 तक। सहाबा को दुनिया से फौत हुए साल 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से फौत हुए हुए तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। सही जी, बहुत दूर का पीरियड है। इस जमाने के अंदर बेटा, इस जमाने के अंदर दो अलग अलग डायनेसिटीज कायम हो चुकी हैं मुसलमानों के दरमियान। ये वो पीरियड है, एक मैंने आपको बताया उमैय्यद्स की हुकूमत कायम हो गई है, और उमैय्यद्स के टक्कर में अब्बासीद्स की गवर्नमेंट कायम हो चुकी है। मुस्लिम एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा है मुसलमानों का अब्बासीद्स के पास, और एक हिस्सा है मुसलमानों का उमैय्यद्स के खिलाफ के पास। शिया वर्सेस सुन्नी, आसान लफ्जों में। आधे मुसलमान शिया हैं, आधे मुसलमान सुन्नी हैं, और ये दोनों एक दूसरे को तबीयत से हेट करते हैं उसी जमाने से। इन्होंने क्या किया, अभी हदीसों का कोई मैकेनिज्म तो मौजूद नहीं है, हदीसें लोगों ने याद की हुई है या किताबों की शक्ल में मौजूद है, लेकिन हदीसों को कंफर्म करने वाले लोग कि हदीस सही है या गलत है दुनिया से जा चुके हैं। सही है जी, हदीसों को कंफर्म कौन करता? साहबा कंफर्म करते कि हदीस ठीक है या नहीं है, वो सब के सब दुनिया से जा चुके हैं। इस जमाने में एक नया गेम शुरू हो गया। वो गेम क्या था? उमैय्यद ने ढूंढ ढूंढ के अब्बासीद के खिलाफ हदीसें निकालना शुरू कर दी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई हदीस में किसी को बुरा कहा कि फला आदमी दोजख में जाएगा, उमैय्यद ने वो अब्बासीद पे फिट कर दी। इसके जवाब में अब्बासीद ने उमैय्यद पे एक हदीस फिट कर दी। फिर क्या चला, कुछ हदीसें ऐसी आई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तारीफ में कही थी, वो अब्बासीज ने अपने खाते में डाल दी कि यार ये तो हमारे ऊपर बात हो रही है। इसके जवाब में उमैयद ने भी अपने खाते में कुछ हदीसें डाल दी। हदीसों के अंदर फोर्जरी शुरू हो गई। फोर्जरी का मतलब क्या है? ऑल्ट्रेशन, अपने हिसाब से अल्टर कर दिया हदीसों को, अपने हिसाब से हदीसों के अंदर तब्दीली शुरू कर दी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीसें बयान करनी शुरू कर दी लोगों ने। इस जमाने के अंदर बहुत सारी झूठी हदीसें मार्केट में आ गई। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, इसी जमाने की हदीस है। सही जी, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, इसी जमाने की हदीस। और बहुत सारी हदीसें अभी आएंगी मार्केट के अंदर। सही जी, जिंदगी में कुछ भी मत करो, सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, जन्नत में चले जाओगे। ये सब इस टाइप इस जमाने की हदीस है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद क्या है कि ये वो टाइम था, अब जरूरी हो चुका था कि हदीसों की जांच पड़ताल की जाए और लोगों को सही वाली हदीसें बताई जाए, कि और लोगों को बताया जाए कौन सी हदीस गलत है, किस पर अमल नहीं करना, और कौन सी हदीस ठीक है, किस पर हमने अमल करना है। ये वो टाइम था, अब जरूरी था। अब अगर लोगों को हदीसों की हकीकत को नहीं बताया गया तो फिर आगे जाके लोग अपने अपने हिसाब से, कराची वाले अपनी हदीसें बना लेंगे, लाहौर वाले अपनी हदीसें, मलीर वाली अपनी, हैदराबाद वाली अपनी, गुलशन वाली अपनी हदीसें बना लेंगे, और उम्मत डिवाइड हो जाएगी, और दोबारा शनाख्ती कार्ड दिखाकर आना पड़ेगा एक दूसरे के घर पे। एक बिल्डिंग के मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, एक ब्लॉक वाले दूसरों को लानत मलून करार दे चुके होंगे। ये हो जाएगा कराची के अंदर। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया? हदीस साइंसेज इंट्रोड्यूस करवाए गए। क्या इंट्रोड्यूस करवाए गए? हदीस साइंसेज। सर हदीस साइंसेज, ये कौन सी कहानी लेकर आ गए? हदीस और साइंस ये क्या? हदीसों के स्क्रूटनी का एक मैकेनिज्म डेवलप, बेटा बेटा
बेटा खवातीन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, पता है? ये मिस हो गया ना, इस दफा एग्जाम में आ रहे हैं, ये मिस हो गया ना, गया, ये फिर कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रहा हूं। हदीस साइंसेस का मैकेनिज्म डेवलप किया गया। हदीस साइंसेस से मुराद क्या है? हदीसों की स्क्रूटनी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया गया, ये ताकि लोगों को बताया जा सके कि कौन सी हदीस पर अमल करना है और कौन सी हदीस पर अमल नहीं करना। लोगों को यह बताया जा सके कि कौन सी हदीस झूठी है, कौन सी हदीस सच्ची है। और सच्ची हदीसों के अंदर भी कैटेगरीज बनाई गई कि कौन सी हदीस बहुत ही ऑथेंटिक है, कौन सी हदीस चल जाएगी, और कौन सी हदीस में भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, तू देख ले। हदीसों को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक, सॉलिड हदीस, एक हदीस ठीक है यार चलेगी, ओके। तीसरी हदीस, भाई तू देख ले, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इन हदीसों को, कैटेगरीज को कहते हैं सही, हसन एंड जईफ। तू देख ले, मैं जिम्मेदार नहीं हूं जईफ में। ठीक है भाई। अच्छा, इस एरा के अंदर क्या हुआ? दिस एरा इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ कंपाइलिंग हदीस बिकॉज द सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स, सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर से मुराद क्या है? तबा ताबईन। इसको एग्जाम में तबा ताबिऊन भी कहा गया है, इसको मुहद्दिसून भी लिखा गया है, इसको मुहद्दिसीन भी लिखा गया है एग्जाम्स में, एग्जामिनर ने लिखा है क्वेश्चन में। तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज एक ही के बारे में हो रही है, तबा ताबईन के बारे में, सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स के बारे में बात हो रही है। मुहद्दिसून, ताबिऊन, अपना तबा ताबिऊन, तबा ताबईन और मुहद्दिसून, मुहद्दिसीन, ये सब के सब एक ही बात हो रही है, एक ही शख्स की बात हो रही है, तबा ताबईन की बात हो रही है, तीसरी सेंचुरी की बात हो रही है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। दिस एरा इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ कंपाइलिंग हदीस। इसको गोल्डन एज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जो उस जमाने का काम हुआ वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। उस जमाने का जो काम है वो आज तक ऑथेंटिक काउंट किया जाता है, और आज के मुसलमान उस जमाने के काम से आलिम बनते हैं, उस जमाने के किए हुए काम से मुफ्ती बनते हैं, उस जमाने के किए हुए काम से मुहद्दिसीन बनते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पीरियड है। अच्छा जी, क्या क्या ऐसा सर, ऐसा क्या हो गया इसको गोल्डन एज करार दे दिया? तो पढ़ते हैं ना ऐसा क्या हुआ। दे नॉट ओनली मेड एक्सीलेंट कलेक्शंस बट आल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्ट्रॉन्ग, वीक एंड फैब्रिकेटेड हदीस। अच्छी, वीक और फैब्रिकेटेड, झूठी हदीसों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट किया। अच्छा जी, ड्यूरिंग दिस टाइम 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ सुन्नी, जो सुन्नियों की 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं, इस पीरियड में कंपाइल की गई। शियाओं की जो 4 ऑथेंटिक बुक्स हैं, इस पीरियड में कंपाइल की गई। 10 हदीसों की किताबें जो जिनको आज लैंडमार्क कंसीडर किया जाता है, बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है, वो इस पीरियड के अंदर कंपाइल की गई। तो सोचो ये पीरियड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अच्छा जी, ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉट ओनली दे डिड कंपाइल द हदीस बट आल्सो दे डेवलप अ सिग्निफिकेंट टूल कॉल्ड अस्मा उर रिजाल। देखो, ये एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, अस्मा उर रिजाल। व्हाट डस अस्मा उर रिजाल मींस? अस्मा उर रिजाल का मतलब यह है हदीसों के बयान करने वाले नरेटर्स की बायोग्राफीज, उनके बारे में तफसीलात, कहां पैदा हुए, किस इलाके में रहते थे, कहां कहां ट्रैवल किया, क्या करते थे, दीन की कितनी नॉलेज थी, हदीस के अंदर इनका, इनकी पोजीशन क्या है, इनके उनके असातिज़ा कौन है, इनके शागिर्द कौन है, इनकी मेमोरी कैसी थी, लोगों में इनका परसेप्शन कैसा था। अस्माउर रिजाल सिंपल भाषा में नरेटर्स की, हदीसों हदीसों के बयान करने वालों की बायोग्राफीज को कहते हैं। आप बुखारी खोलेंगे, आपको आज भी अस्माउर रिजाल उसमें मिल जाएंगे। ये उस जमाने में कंपाइल किए गए। सर क्या ये आसान काम था कंपाइल करना? नहीं, यही तो सारा चैलेंज था। अस्माउर रिजाल के लिए ही तो सारी मेहनत, 16 साल लगे इमाम बुखारी को एक बुखारी की हदीसें कलेक्ट करने में। 7,000 के करीब हदीसें हैं बुखारी में, 16 साल। 7,000 में से भी सिर्फ 2,500 ऐसी हैं जो, 2,500 हदीसें हैं टोटल मिला के, बाकी रिपीटेशन है उन्हीं 2,500 की। सिर्फ 2,500 हदीसें हैं बुखारी में, बाकी रिपीटेशन है उन्हीं हदीसों की। 16 साल में 2,500 हदीसें कलेक्ट कर सके वो, जिनका ब्रेड एंड बटर ही हदीसें कलेक्ट करना था। तो इतना ज्यादा स्क्रूटिनाइज किया गया हदीसों को, इतना ज्यादा स्क्रूटिनाइज किया गया ताकि आने वाले जमाने में मुश्ताक भाई
फैजान भाई ये हदीसों पर किसी किस्म का डाउट ना कर सके कराची में रहते हुए, बोले नहीं यार ये तो सॉलिड काम हो गया दोस्त, अब इस पे क्या डाउट करेंगे। इमाम बुखारी ने इस लेवल का काम कर दिया कि शिया और सुन्नी दोनों ही बुखारी को मानते हैं। इमाम मुस्लिम ने इतना सॉलिड काम कर दिया कि शिया और सुन्नी दोनों ही मुस्लिम को मानते हैं। इस लेवल का काम कर दिया उन्होंने। 16 साल लगाए हदीसों को कंपाइल करने में, उनके नैरेटर्स के बारे में जांच पड़ताल करने में कि इनके नैरेटर कितने सॉलिड हैं, इनके नैरेटर को क्या आता है, इनके नैरेटर कौन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, नैरेटर के बारे में इतनी ज्यादा क्यों जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसा क्या था। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। This tool included the biographies of the narrators and provide the valuable information about their position in the field of hadith. It served as a comprehensive resource for assessing the credibility and reliability of the narrator. यार एक बात मुझे, एक हदीस मुझे नीचे दूध वाला सुना रहा है और एक हदीस मुझे मस्जिद के मौलवी साहब सुना रहे हैं, मुझे किसकी बात पे यकीन आएगा? क्यों? उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा लग रही है ना। क्यों? उसका काम है, उसका काम है दीन से रिलेटेड। अगर मौलवी साहब मुझे दही जमाने का तरीका सिखाएंगे और मुझे दूध वाला दही जमाने का तरीका सिखाएगा, मैं किसकी बात पे यकीन करूंगा? मौलाना की बात पे तो नहीं यकीन करूंगा ना मैं। क्यों यकीन नहीं करूंगा? यार मौलाना, यार मौलाना को दूसरे आइटम आते होंगे, यार ये दही जमाने वाला है ना, यार ये तो दूध वाले को ही पता होगा। समझ रहे बात को? लस्सी बनाना, अच्छी लस्सी ऐसी कि मैं कैसे बना लूं कि मेरी लस्सी मैं बेचना शुरू कर दूं, मुझे दूध वाले से सीखना पड़ेगा। कमर्शियल लेवल पे लस्सी कैसे बना लूं, दूध वाले से सीखना पड़ेगा, मौलाना को नहीं पता होगी बात। तो जिसका काम उसी को साझे। सही है जी। तो कहने का मकसद क्या है कि मैं जिस बंदे से हदीस सीख रहा हूं, सबसे पहले मुझे उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा सही है, तभी मैं उसकी बात सीखूंगा ना। अगर यहां पे कोई, मुझे एक बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं है, मुझे लगता है यार ये खुद टोपी आदमी है, वो मुझे सिखा रहा है, मैं क्या बोलूंगा भाई यार पता नहीं यार ठीक कह रहा है गलत कह रहा है, इसको खुद भी आता है नहीं आता यार, उल्टा गलत इस्लामियत पढ़ा के तो नहीं चलेगा यार, ये पेपर में फेल ही ना हो जाए। सही है जी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी। The compilation of Asma ur Rijal was an essential step in ensuring the authenticity of the hadith. It allowed scholars to study narrators' background, their knowledge, their integrity, their connection to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By examining these biographies, they could verify the chains of transmission. ये chains of transmission क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने एक हदीस सहाबा को बताई, सहाबा ने आगे अपने स्टूडेंट को बताया, उनके स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट को बताई। इसको कहते हैं ये पूरी चेन है, ट्रांसमिशन की चेन है। ये भी हम अभी आगे आगे इसका पूरा मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूं। ठीक है जी। This remarkable work done by Muslim community was the best possible way to preserve the life and sayings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Finally, Muslims were able to safeguard and the sayings and silent approval. यानी फाइनली इस सारे इवेंट के बाद मुसलमानों ने हदीसों को कंपाइल किया मुख्तलिफ किताबों में। लेकिन यहां पे आते हैं कुछ टूल्स ऑफ कंपाइलिंग हदीस। सबसे पहला जो टूल है कंपाइलेशन ऑफ हदीस का, वो है सनद। सनद का मतलब क्या है, जरा अब अपनी अपनी कॉपीज भी साथ साथ निकाल लो। सनद का मतलब क्या है? सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नैरेटर्स, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जो आखिरी बंदा है जो हदीस का नैरेटर है, इन सबको मिलाकर बन जाती है चेन ऑफ नैरेटर्स या फिर सनद। अच्छा सबसे पहले ना, एक मिनट रुको अभी कुछ मत लिखना। सबसे पहले ना ये हदीस का तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हदीस का तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर मौजूद है बच्चों, जरा सा इसको इसको गौर से देख लो। ये हदीस के स्ट्रक्चर को अपनी अपनी कॉपीज में लिख लो। अच्छा ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर ऑफ हदीस मौजूद है बच्चों, जरा इस स्ट्रक्चर ऑफ हदीस को समझो। देखो जो ऊपर वाली लाइन है ना, या नरेटेड फ्रॉम मालिक फ्रॉम नाफी फ्रॉम अब्दुल्ला बिन उमर दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यानी मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस अब्दुल्ला बिन उमर को बताई, अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने स्टूडेंट नाफी को बताई, नाफी ने अपने स्टूडेंट मालिक को बताई, और मालिक ने अपने स्टूडेंट याहया को बताई। ये बात समझ में आ गई भाई? ये बात समझ में आ गई? यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चेन उल्टी चल रही है, याहया से उल्टी चेन चल रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधी चेन चल रही है याहया तक। याहया से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी लोग दरमियान में आ गए इंक्लूडिंग याहया, ये सब मिलाकर कहलाते हैं सनद या इस्नाद। इस्नाद इज द प्लूरल ऑफ सनद। सही जी, सनद या इस्नाद ऑफ द हदीस।
ये बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पे मैंने अफान को एक बात कही, यार एक काम करो, मेरे तुम सबको बता देना कि यार ये सर ने ये होमवर्क का कहा है, इसने इसको बताया, इसको बताया, इसको बताया, इसको बताया, इसने आगे सबको बताया, तुम भी आगे बता देना। तो तुम सब मिलकर मेरे सनद बन गए, चेन ऑफ नरेटर बन गए, आसान लफ्जों में। ठीक है जी। अब सारे आज ही कर दो। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नासिर भाई, ये आईडी का एड्रेस गलत है, 29095770 वाला। वो मैंने अब्बू वाली आईडी से 3000 का कर दिया है। आपकी सेकंड नंबर पर स्टिल पेंडिंग। अच्छा जी। यानी ये याह्या से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी लोग दरमियान में आ गए, टुगेदर दे आर कॉल्ड सनद ऑफ द हदीस। और इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एक शख्स, याह्या अलग से क्या कहलाएंगे? रावी ऑफ द हदीस। मालिक अलग से क्या कहलाएंगे? रावी ऑफ द हदीस। नाफी अलग से क्या कहलाएंगे? रावी ऑफ द हदीस। ठीक है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से क्या कहलाएंगे? वो तो प्रॉफिट ही कहलाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब रावी ऑफ द हदीस कहलाएंगे। एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड द चेन ऑफ नरेटर्स, या फिर सनद ऑफ द हदीस। ये जो बोल्ड लेटर्स में हदीस के अल्फाज लिखे हैं ना, दैट हु मिसेस असर प्रेयर इज लाइक दैट हु लूजेस हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी। जिसने असर की नमाज छोड़ी, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे उसके उससे उसका सारा खानदान और सारी की सारी प्रॉपर्टी छीन ली गई हो। उसकी मिसाल ऐसी है। ये जो हदीस के अल्फाज है बोल्ड लेटर्स के अंदर, ये कहलाता है मतन ऑफ द हदीस, द एक्चुअल वर्ड सेड बाय द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The actual words of the hadith are called the sanad of the hadith. ये बात समझ में आ गई बच्चों? To check the authenticity of the hadith, we need to analyze both sanad and chain of narrators of the hadith. अच्छा, जरा ये एक यहां पे हमारे पास फिगर दी गई नीचे, हमने ये स्टार वाले को कंसीडर कर रहे हैं, जिसपे स्टार लगा हुआ है ना, इसको अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरी चेन ऑफ नरेटर है। ये येलो का मतलब क्या है? किसी बुक में ये हदीस नरेट हो गई। येलो का मतलब है फाइनली किसी बुक में ये हदीस आ गई। इमाम बुखारी का नाम इस्माइल है। ठीक है, इस्माइल ने अपनी बुक में यह हदीस नरेट कर दी। इस्माइल ने यह हदीस ली है मालिक बिन अनस, मुअत्ता इमाम मालिक से। मालिक बिन अनस का क्या है? मालिक बिन अनस खुद इमाम मालिक है, इनकी एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। उनसे बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम बुखारी ने यह हदीस मुअत्ता इमाम मालिक से ली है। जो येलो है ना, ये सब क्या है? बुक्स है। भाई अभी अभी जरा बात सुनो बच्चों, बॉयज, अभी बात ही नहीं यार। मौत, ये इमाम बुखारी, ये जो येलो सब हुआ है ना, ये सब का सब क्या है? ये बुक्स है। फाइनली जब बुक हदीस में बुक नरेट हो, अपना हदीस बुक में नरेट हो गई। ठीक है जी। इमाम बुखारी ने अपनी बुक में ये बात नरेट की है। इमाम बुखारी ने ये बात कहां से ली है? मुअत्ता इमाम मालिक एक बहुत मशहूर किताब है। इसके बारे में मशहूर ये है कि अगर सिहाए सत्ता में या 6 ऑथेंटिक बुक्स के अंदर अगर 7वीं की गुंजाइश होती, तो मुअत्ता इमाम मालिक होती। लेकिन चूंकि वो पिछली सेंचुरी की बुक है और इमाम मालिक दुनिया से फौत हो गए थे जब हदीस साइंसेस डेवलप किए गए, इस वजह से इस किताब को 7वीं किताब नहीं कहा जाता। सही जी। मुअत्ता इमाम मालिक से इन्होंने यह हदीस ली है। इमाम मालिक ने यह हदीस अपने टीचर अबू अल जिनाद से सुनी। अबू अल जिनाद ने अपने टीचर अल एराज से सुनी। अल एराज ने अपने टीचर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने टीचर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी। तो ये पूरी चेन ऑफ नरेटर यहां पे आकर कंप्लीट हो गई। इमाम बुखारी ने फाइनली एक हदीस जो अपनी किताब में बुखारी में नरेट की है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को बताई थी। अबू हुरैरा ने अल आराज को बताई थी। अल आराज ने अबू उल जिनाद को बताई थी। अबू उल जिनाद से इमाम मालिक ने अपनी किताब में यह हदीस नरेट की। इमाम मालिक से इस हदीस को लिया इस्माइल, यानी इमाम बुखारी ने खुद ने, और उसको अपनी किताब बुखारी में नरेट कर दिया। यह है एक कंप्लीट चेन ऑफ नरेटर्स, या फिर सनद ऑफ अ हदीस। ये भी मुमकिन है कि ये सारी की सारी, जितनी भी ये सारे के सारे येलोज एक ही हदीस के हो। बात समझ में आ रही है?
सर ये सारे के सारे येलो, यानी एक ही हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज्यादा नरेट हो रही है, इतनी एक ही किताब में इमाम बुखारी ने यहां भी नरेट की है, यहां भी नरेट की है, मुस्लिम ने 2 मरतबा नरेट कर दी, मुस्लिम ने 3 मरतबा नरेट कर दी। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, एक हदीस के मल्टीपल नरेटर्स भी तो हो सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे एक बात बताओ, जो हज्जतुल विदा के मौके पे खुतबे में जो हदीसें बताई हैं, उसके कितने नरेटर होंगे? हजारों में नरेटर होंगे उसके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कोई हदीस इंडिविजुअली अबू हुरैरा के कान में बता दी रजील्लाहु अन्हु, या अकेले में बता दी उनको कोई हदीस, तो उसका एक ही नरेटर होगा। एक मशहूर हदीस है ना, इन नमल आमालू बिन नियात, अमाल का दारो मदार, इसके सिर्फ एक नरेटर है। बुखारी खोलो, सबसे पहली हदीस ही है, एक नरेटर है इसके। यानी इस हदीस को देख के, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि एक इस हदीस के मल्टीपल नरेटर्स होंगे, बहुत ज्यादा नरेटर हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में 2 मरतबा ये हदीस नरेट की, अलग अलग नरेटर से लेके। इमाम मुस्लिम ने 3 मरतबा नरेट की, अलग अलग नरेटर से लेके। इब्ने माजा में ये किताब जो है, ये हदीस आ रही है। अहमद बिन हंबल, मुस्नद अहमद बिन हंबल में 2 मरतबा ये हदीस नरेट हो रही है। इसका मतलब है कि इस हदीस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन पब्लिकली बताया होगा, ज्यादा लोगों के सामने बताया होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यही वजह है कि इस हदीस के इतने सारे नरेटर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये चेन ऑफ नरेटर समझ में आ गया बेटा? सनद आई होप के बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो गया होगा।